अफगानिस्तान बना भारत का सबसे करीबी। पीओके पर कब्जे की उल्टी गिनती हुई शुरू। 106 किलोमीटर की उस सरहद का खुला राज। वाह खान कॉरिडोर पर भारत का मास्टर स्ट्रोक तैयार। जयशंकर के एक बयान से इस्लामाबाद में हड़कंप। पीओके के आसमान पर मंडराया भारतीय तिरंगा। चीन पाकिस्तान का सीपीईसी सपना होगा चकनाचूर। भारत ने बिछाई काबुल तक सीधी बिसात। अक्टूबर 2025 नई दिल्ली की कूटनीतिक गलियों में एक ऐसी बिसात बिछाई गई जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया। ये कोई सैन्य हलचल नहीं थी, ना ही कोई मिसाइल परीक्षण था, बल्कि ये था शब्दों का एक ऐसा चक्रव्यूह, एक ऐसा दांव जिसने पाकिस्तान के 75 साल पुराने झूठ की बुनियाद हिलाकर रख दी। जब दुनिया की नजरें दूसरे वैश्विक तनावों पर थी, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जो सुनने में तो बहुत सामान्य था, लेकिन उसका मतलब इतना गहरा था कि पाकिस्तान के रणनीतिकार आज तक उसके झटके से उबर नहीं पाए हैं। यह एक ऐसा कदम था जिसने रातों रात भूगोल, इतिहास और भविष्य की सारी गणनाओं को बदल कर रख दिया। एक ऐसा ऐलान जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर भारत के दावे को एक नई और आक्रामक धार दे दी। भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसका तोड़ निकालना अब पाकिस्तान तो क्या उसके यहाँ का चीन के लिए भी नामुमकिन सा हो गया है। आखिर क्या था वो एक बयान जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी, और कैसे अफगानिस्तान अचानक भारत का सबसे करीबी दोस्त बन गया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तालिबान से हाथ मिलाकर भारत ने चली वो चाल जिसकी काट ना चीन के पास ना पाकिस्तान के पास। पीओके को वापस लाने का ऑपरेशन चाणक्य एक्टिवेट। दुनिया देखती रह गई भारत का नया अवतार। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सुनामी ला दी है। यह कहानी शुरू होती है एक मुलाकात से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी दिल्ली में मिलते हैं। बातचीत होती है, हाथ मिलाए जाते हैं और फिर एक साझा बयान जारी होता है। इसी बयान में भारत एक शब्द का इस्तेमाल करता है, निकटस्थ पड़ोसी, यानी क्लोजेस्ट नेबर। सुनने में यह एक सामान्य शिष्टाचार की बात लगती है ना? लेकिन यहीं पर छिपा है 2025 के नए भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान तो भारत का पड़ोसी है ही, इसमें नई बात क्या है? नई बात है, और यही वह बात है जो पाकिस्तान के सीने में खंजर की तरह छुप गई है। दरअसल कागज पर और हकीकत में भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी एक जमीनी सीमा साझा करता है। यह वो इलाका है जिसे वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज की तारीख में हम सीधे इस सीमा तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि बीच में आता है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हमारा अपना हिस्सा पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से भारत की जमीन पर कब्जा करके हमें हमारे इस निकटस्थ पड़ोसी से सीधे तौर पर अलग कर रखा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर के ठीक बगल में आपके दोस्त का घर हो, लेकिन बीच में किसी दादागिरी करने वाले ने गैरकानूनी तौर पर एक दीवार खड़ी कर दी हो और उस पर अपना कब्जा जमा लिया हो। सालों से वह आपको यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह दीवार ही असली सीमा है और आपका दोस्त आपका पड़ोसी है ही नहीं। अब सोचिए, एक दिन आप पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते हैं कि मेरा वह दोस्त मेरा सबसे करीबी पड़ोसी है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह उस अवैध दीवार पर किया गया सबसे बड़ा कूटनीतिक हमला है। यह उस कब्जा करने वाले को सीधा संदेश है कि भारत अब इस गैर कानूनी दीवार को मान्यता नहीं देता। जयशंकर का अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी कहना पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। यह भारत का दुनिया को यह बताने का तरीका था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान सिर्फ एक कब्जाधारी है जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं। इस एक बयान ने पीओके पर पाकिस्तान के दावे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कमजोर कर दिया और भारत के अधिकार को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। पाकिस्तान के लिए यह किसी परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यह हमला जमीन पर नहीं बल्कि सीधे उसकी वैधता और उसके अस्तित्व पर किया गया था। यह नए भारत की नई रीति है। अब बातें बंद कमरों में नहीं बल्कि खुले मंच पर होंगी, और ऐसी होंगी कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने तक ही सीमित नहीं है। इस खेल का एक और बड़ा खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे बैठा बड़ी खामोशी से सब कुछ देख रहा था, और वह है चीन। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान से ज्यादा अगर किसी की रातों की नींद उड़ाई है तो वह है बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग और उनके रणनीतिकार। क्यों? इसका जवाब भी उसी 106 किलोमीटर प्रति घंटा के वाखान कॉरिडोर में छिपा है। यह पतला सा पहाड़ी इलाका सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रणनीतिक लोकेशन में से एक है। यह वो जगह है जहां दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य आकर टकराते रहे हैं। एक तरफ यह अफगानिस्तान को चीन के शिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। चीन दशकों से इस कॉरिडोर पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है। उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि कैसे भी इस कॉरिडोर पर नियंत्रण हासिल किया जाए ताकि वह सीधे अफगानिस्तान के अंदर घुस सके और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना ले। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी, जो खुद पीओके से होकर गुजरता है, उसका अगला चरण वाखान के जरिए अफगानिस्तान में घुसना ही था। चीन का सपना था कि वह पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लेगा। लेकिन भारत ने एक ही चाल में चीन के इस पूरे सपने को चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान को अपना सबसे करीबी पड़ोसी बताकर और उसके साथ सीधे रिश्ते मजबूत करके भारत ने चीन को एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक अलर्ट भेज दिया है। संदेश साफ है, वाखान कॉरिडोर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच का मामला है। पीओके से गुजरने वाला तुम्हारा सीपीईसी तो गैरकानूनी है ही, लेकिन अब वाखान के रास्ते आगे बढ़ने का सपना भी छोड़ दो। यह भारत का एक ऐसा कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक था जिसने सीपीसी की नींव पर ही सवाल या निशान लगा दिया। जो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल माना जाता था, आज वही उनके गले की फांस बन गया है। भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास का विस्तार करने का ऐलान करके यह और भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अब इस क्षेत्र में एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि खेल के नियम खुद तय करेगा। यह एक तरह से पीओके और वाखान कॉरिडोर के चारों ओर एक स्थायी भारतीय कूटनीतिक नेटवर्क बनाने की शुरुआत है। अब इस इलाके में चीन या पाकिस्तान की कोई भी हरकत भारत की नजरों से बच नहीं पाएगी। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई और चीन के विस्तारवादी अजगर को उसकी सीमा में रहने की चेतावनी दे दी। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अफगानिस्तान जिस पर तालिबान का शासन है, वह पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ क्यों आ गया?
आखिर वो कौन सी वजह थी कि तालिबान ने अपने पुराने समर्थक पाकिस्तान को ठेंगा दिखाकर भारत से दोस्ती का हाथ मिला लिया? इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान की अपनी गलतियों और भारत की दूरदर्शी कूटनीति में। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली है, पाकिस्तान ने उसे अपनी कठपुतली समझने की भूल कर दी। पाकिस्तान को लगा कि वह तालिबान को रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, लेकिन तालिबान एक अफगानी राष्ट्रवादी ताकत है, वो किसी की जागीर नहीं। पाकिस्तान ने लगातार अफगान पाक सीमा पर बाढ़ लगाने की कोशिश की, ड्यूरन लाइन को स्थायी सीमा बनाने का दबाव डाला और तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आतंकियों के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर बमबारी तक कर डाली। जब दिल्ली में जयशंकर और मुत्ताकी की मुलाकात होने वाली थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल पर हमले का नाटक किया, यह दिखाने के लिए कि अफगानिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं। पाकिस्तान की इन हरकतों ने तालिबान को उससे दूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक परिपक्व और बड़े दिल वाले पड़ोसी का परिचय दिया। जब पूरी दुनिया तालिबान से मुंह मोड़ रही थी, तब भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने भूकंप और कोविड महामारी के दौरान बिना किसी शर्त के मानवीय सहायता भेजी, दवाइयां भेजी, अनाज भेजा। भारत ने तालिबान सरकार से बात तो की, लेकिन हमेशा अफगानिस्तान के आम लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखा। भारत ने दिखाया कि वह दोस्ती का रिश्ता चाहता है, मालिक बनने का नहीं। नतीजा सामने था। अफगानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत आकर न सिर्फ मदद के लिए आभार जताया, बल्कि यह ठोस आश्वासन भी दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। इससे भी बढ़कर जयशंकर ने जब साझा बयान में कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही सीमा पार से होने वाली गतिविधियों से परेशान हैं, तो यह पाकिस्तान को दिया गया सबसे बड़ा कूटनीतिक संदेश था। भारत ने खुलेआम अफगानिस्तान के उस आरोप पर मुहर लगा दी जिसमें वह पाकिस्तान पर टीटीपी को समर्थन देने की बात करता है। यह भारत की बहुत बड़ी जीत थी, जहां उसने पाकिस्तान के ही पाले पसे तालिबान को उसी के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह साबित करता है कि 2025 का भारत अब ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करता है और अपने दुश्मनों को उन्हीं के खेल में मात देना बखूबी जानता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह पूरा घटनाक्रम किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। भारत ने बिना एक गोली चलाए, बिना एक सैनिक को सीमा पर भेजे पीओके की जंग को एक नए और आक्रामक मुकाम पर पहुंचा दिया है। यह ऑपरेशन चाणक्य का वो पहला अध्याय है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी कहना सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पीओके पर भारत के दावे का एक जीता जागता धड़कता हुआ सबूत है। इसने पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया है, चीन के सीपीईसी और वाखान कॉरिडोर के सपनों पर पानी फेर दिया है और अफगानिस्तान के रूप में भारत को एक ऐसा रणनीतिक दोष दिया है जो इस पूरे क्षेत्र का भू राजनीतिक संतुलन बदलकर रख देगा। यह 2025 के नए भारत की नई विदेश नीति है, जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है, जो अब इंतजार नहीं करती बल्कि एक्शन लेती है, जो अब दुनिया के दबाव में नहीं आती बल्कि दुनिया के लिए नए नियम बनाती है। यह उस भारत की तस्वीर है जो जानता है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, और उसे वापस लाने का रास्ता हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति और रणनीति के उस चक्रव्यूह से होकर गुजरेगा जिसे भेदने की ताकत अब किसी में नहीं। अफगानिस्तान के साथ रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ने के बाद भारत की विदेश नीति जैसे किसी नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। दिल्ली में जयशंकर और मुत्ताकी की मुलाकात भले ही औपचारिक दिखाई दी हो, लेकिन उसका असर आने वाले हफ्तों में पूरी दुनिया ने महसूस किया। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सन्नाटा था। पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया था, सेना के प्रवक्ताओं के बयान बदलने लगे थे और आईएसआई के गलियारों में बेचैनी फैल गई थी। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान के भीतर पहले से सुलग रही अविश्वास की आग को और हवा दे दी थी। अफगानिस्तान के साथ बढ़ती निकटता ने पाकिस्तान के उस पुराने झूठ को उघाड़ दिया था जिसके दम पर वह दशकों से कश्मीर और अफगानिस्तान दोनों में दखल देता आया था। लेकिन अब खेल पलट चुका था। भारत ने अफगानिस्तान में अपने संपर्क दूतावास के विस्तार के साथ साथ हेरात और कंधार में मानवीय परियोजनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी थी। सड़कों, अस्पतालों और शिक्षा केंद्रों के निर्माण के नाम पर भारत ने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया था जो कूटनीतिक से ज्यादा रणनीतिक था। काबुल में बैठे भारतीय राजनयिक अब केवल सहायता नहीं दे रहे थे बल्कि क्षेत्रीय राजनीति की नई धुरी तय कर रहे थे। अफगानिस्तान के भीतर भारत का प्रभाव बढ़ने के साथ ही तालिबान नेतृत्व में भी एक गुट पूरी तरह भारत समर्थक हो गया था। यही वो गुट था जो पाकिस्तान की कठपुतली नीतियों से नफरत करता था। धीरे धीरे यह धारा तालिबान के राजनीतिक दफ्तरों तक पहुंच गई और पाकिस्तान समर्थक धारा को किनारे कर दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान की इस अंदरूनी खाई को बखूबी समझा और बिना किसी शोर के अपने हितों की रक्षा करने लगा। काबुल के मीडिया में भारत की छवि एक दोस्त, एक मददगार और एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभर रही थी। यह वही देश था जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि वह अमेरिका और पाकिस्तान के दबाव में तालिबान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन अब तस्वीर उलट चुकी थी। भारत अब अफगानिस्तान में वो भूमिका निभा रहा था जो कभी पाकिस्तान निभाने का सपना देखता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश की जनता पहले से ही सेना के खिलाफ थी। अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही थी, डॉलर की कीमत आसमान छू रही थी और आईएमएफ की शर्तें पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ रही थीं। ऐसे में भारत की इस कूटनीतिक चाल ने पाकिस्तानी नेतृत्व की रही सही साख भी खत्म कर दी। पाकिस्तान में यह चर्चा शुरू हो गई कि अगर भारत ने अफगानिस्तान के साथ सीधे संबंध बना लिए तो पीओके की भौगोलिक अहमियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वही भारत अफगान कनेक्शन का इकलौता अवरोधक है। इस डर ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान को पागलपन की हद तक अस्थिर कर दिया। लंदन से लेकर वाशिंगटन तक पाकिस्तानी लॉबिस्ट अचानक सक्रिय हो गए, लेकिन किसी ने उनके पक्ष में खुलकर आवाज नहीं उठाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भारत की भाषा समझने लगा था। वो भारत जो अब शिकायत नहीं करता बल्कि कदम उठाता है। बीजिंग में भी हालात बदलने लगे थे। सीपीईसी की फाइलें फिर से खंगाली जा रही थीं। वाखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान तक चीन के विस्तार का जो सपना बुना गया था वह भारत अफगान साझेदारी के बाद धराशायी होने लगा। चीन को समझ आ गया कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में आर्थिक और कूटनीतिक पकड़ बना ली तो सीपीईसी का उत्तरी गलियारा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बावजूद चीन कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि भारत के साथ उसके व्यापारिक हित इतने बड़े थे कि खुलकर विरोध करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था।
इस बीच भारत ने अपनी शिनाख्त को और मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जिसमें उसने पहली बार खुलकर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रही अवैध चीनी परियोजनाएं भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। यह बयान जैसे ही आया, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति और सशक्त हो गई। कई यूरोपीय देशों ने भारत के दावे का अप्रत्यक्ष समर्थन किया। अमेरिका ने भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हवाला देकर पाकिस्तान को चेताया। उधर पीओके में हालात विस्फोटक हो चुके। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुला विद्रोह शुरू कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और भारत का झंडा लहराने लगे। भारत ने वहां कोई सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया और सैटेलाइट चैनलों के जरिए पीओके के लोगों को खुलकर समर्थन देना शुरू कर दिया। भारत तुम्हारे साथ है, यह संदेश हर कोने में पहुंचाया गया। भारतीय मीडिया ने इस जन विद्रोह को ऑपरेशन चाणक्य फेज 2 नाम दिया। जयशंकर के कार्यालय से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो दीवारें झूठ पर खड़ी होती हैं, वे सच की एक हवा से भी गिर जाती हैं। यह वाक्य पूरे पाकिस्तान में बिजली की तरह गिरा। सेना के भीतर भी असंतोष फैलने लगा। कई अफसरों ने माना कि अब भारत का मुकाबला बंदूक से नहीं बल्कि बुद्धि से हो रहा है। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय निवेश मंचों में अफगानिस्तान के लिए नई आर्थिक परियोजनाओं की घोषणा की। काबुल से तेहरान और दिल्ली तक इंडो अफगान फ्रेट कॉरिडोर नामक एक नई परिवहन योजना पर काम शुरू हुआ। इसमें भारत ने प्रस्ताव रखा कि यदि भविष्य में पीओके मुक्त होता है तो इस कॉरिडोर को वाखान के रास्ते सीधे अफगानिस्तान से जोड़ा जाएगा। यह योजना विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के मंचों पर भी चर्चा में आ गई। पाकिस्तान की सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज को कोई महत्व नहीं दिया गया। अफगानिस्तान ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में मतदान किया। यह उस इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था जब कभी पाकिस्तान तालिबान का प्रवक्ता हुआ करता था। अब वही तालिबान भारत के साथ मंच साझा कर रहा था। भारत की रणनीति अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अफगानिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद समिति में भारत ने दस्तावेज पेश किए जिनमें पाकिस्तान की आईएसआई और टीटीपी के बीच के संबंधों का ब्यौरा था। अमेरिका और फ्रांस ने भारत के इस कदम का समर्थन किया और पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग उठाई। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। अफगानिस्तान ने भी अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि हमारी जमीन किसी तीसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यह बयान भारत के समर्थन में सीधा संकेत था। नई दिल्ली की गलियों में अब आत्मविश्वास साफ झलकने लगा था। राजनयिक हलकों में कहा जाने लगा कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि एजेंडा सेट करने वाला देश बन चुका है। वाखान कॉरिडोर को लेकर जो 106 किलोमीटर की दूरी कभी भौगोलिक बाधा थी, अब वह भारत की कूटनीतिक शक्ति का प्रतीक बन गई थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि भारत का अगला कदम पीओके के अंदरूनी इलाकों में जनमत तैयार करना होगा ताकि वहां के लोग खुद भारत में शामिल होने की मांग करें। और ठीक यही हुआ। मुजफ्फराबाद, नीलम और गिलगित के स्थानीय नेताओं ने खुले मंचों से कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें केवल गरीबी, आतंक और असुरक्षा दी है, जबकि भारत ने उन्हें उम्मीद दी है। भारत ने इस जन समर्थन को सीधे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से सामने आने दिया ताकि दुनिया को यह लगे कि यह एक लोकल मूवमेंट है। चीन अब हताशा में आ चुका था। उसने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद देने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान की टूटी हुई अर्थव्यवस्था उसे बचा नहीं पाई। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते नॉर्दर्न सिक्योरिटी नेटवर्क नाम का एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें भारत, ईरान, अफगानिस्तान और रूस को शामिल किया गया। इसका मकसद मध्य एशिया से दक्षिण एशिया तक एक स्थायी सुरक्षा गलियारा बनाना था जो किसी भी आतंकी या अवैध गतिविधि को रोक सके। रूस ने इसे तुरंत समर्थन दिया। इस नेटवर्क के तहत भारत और रूस ने संयुक्त गश्ती अभियानों की बात शुरू कर दी। पाकिस्तान और चीन दोनों को अब यह महसूस होने लगा कि दक्षिण एशिया में उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पीओके पर अब अंतर्राष्ट्रीय विमर्श शुरू हो चुका था। भारत ने दुनिया को यह समझा दिया कि यह सिर्फ एक भूभाग का मामला नहीं बल्कि आतंकवाद और अवैध कब्जे के खिलाफ संघर्ष है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय के पक्ष में हैं। यह बयान न केवल नैतिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत के पक्ष में गया। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए नियंत्रण रेखा पर कुछ हरकतें की, लेकिन भारत ने सीमित जवाबी कार्रवाई कर संकेत दे दिया कि वह किसी भी आक्रामकता का जवाब देने में सक्षम है। बीजिंग ने पाकिस्तान को शांत रहने की सलाह दी क्योंकि उसे डर था कि अगर संघर्ष बढ़ा तो सीपीईसी पर निवेश पूरी तरह रुक जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की खुफिया और कूटनीतिक मशीनरी ने जिस स्तर की समन्वयता दिखाई वह आधुनिक भारतीय इतिहास में मिसाल बन गई। ऑपरेशन चाणक्य का दूसरा चरण अब सक्रिय था। इसमें लक्ष्य था पीओके के भीतर आंतरिक राजनीतिक पुनर्गठन। भारत ने बिना किसी सैनिक को भेजे, बिना गोली चलाए सूचना युद्ध के माध्यम से वहां के लोगों के दिल और दिमाग जीतने शुरू कर दिए। भारतीय एजेंसियों ने स्थानीय नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि भारत के संविधान में उनका पूरा प्रतिनिधित्व होगा और विकास योजनाओं का लाभ सीधे उन्हें मिलेगा। भारत के इस शांत लेकिन सटीक अभियान ने पाकिस्तान के भीतर हलचल मचा दी। आईएसआई को यह लगने लगा कि अगर यही रफ्तार रही तो कुछ ही महीनों में पीओके में भारत समर्थक आंदोलन पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। इस बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को एक और झटका दिया। उसने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव रखा कि पीओके में मानवाधिकार हनन और अवैध कब्जे की जांच के लिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग भेजा जाए। इस प्रस्ताव का अमेरिका, फ्रांस और जापान ने समर्थन किया। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अफगानिस्तान ने पहली बार इस प्रस्ताव पर सपोर्ट में वोट दिया, यानी वह भारत के साथ पूरी तरह खड़ा था। दुनिया के लिए यह संकेत था कि दक्षिण एशिया की शक्ति संरचना बदल चुकी है। दिल्ली में जब यह सब हो रहा था, उसी दौरान प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि कूटनीति केवल संवाद नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा का सबसे सशक्त अस्त्र है। पूरे देश में इस वक्तव्य की गूंज सुनाई दी। मीडिया में चर्चाएं चल पड़ी कि क्या अब पीओके की वापसी केवल समय की बात रह गई है। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि भारत अब न केवल सीमाओं पर बल्कि मानचित्रों में भी बदलाव का माहौल बना रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों ने अपने नए आकलनों में लिखा कि भारत अब रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि 2025 का भारत अब उस दौर में है जहां उसका हर कदम योजनाबद्ध, सोचा समझा और दीर्घकालिक होता है। अफगानिस्तान के साथ साझेदारी केवल एक पड़ोसी नीति नहीं बल्कि एक सामरिक दृष्टिकोण है जो मध्य एशिया से यूरोप तक भारत की पकड़ को मजबूत करेगा। चीन और पाकिस्तान चाहे जितनी साजिशें रच लें, भारत ने अब वह रास्ता चुन लिया है जहां युद्ध की नहीं बुद्धि की जीत होगी। ऑपरेशन चाणक्य का यह दूसरा अध्याय दिखाता है कि कैसे बिना एक भी बंदूक चलाए भारत ने पीओके पर कब्जे की उलटी गिनती शुरू कर दी है और कैसे अफगानिस्तान के रूप में उसे वह रणनीतिक साथी मिल गया है जो इतिहास की धारा को ही मोड़ सकता है। अब आने वाला समय इस नई शक्ति संतुलन का गवाह बनने वाला है जहां वाखान की घाटियों में भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की गूंज सुनाई देगी और पीओके के आसमान में तिरंगा लहराने की वह घड़ी अब बस कुछ कदम दूर है। भारत की उस कूटनीतिक बिसात ने अब ऐसे रूप में आकार लेना शुरू कर दिया है जिसकी कल्पना पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर पा रही थी। दिल्ली से लेकर दुशांबे तक, काबुल से लेकर मॉस्को तक एक नया समीकरण आकार ले रहा था और इस समीकरण के केंद्र में था भारत का वह रणनीतिक प्लान जिसे दुनिया अब ऑपरेशन चाणक्य के नाम से जानने लगी थी। जयशंकर के उस बयान के कुछ ही हफ्तों बाद अफगानिस्तान के अंदर घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। तालिबान सरकार ने अपने कई प्रमुख मंत्रियों को भारत से संपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए। काबुल में भारतीय राजनयिकों के लिए सुरक्षा और सहयोग को लेकर विशेष इकाई बनाई गई और अफगान मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत अफगानिस्तान में पुराने निर्माण प्रोजेक्ट्स को फिर से चालू करने जा रहा है। भारत की एजेंसियां चुपचाप काम कर रही थीं, लेकिन जो हो रहा था वह इतिहास बदलने वाला था। दरअसल भारत ने इस बार केवल कूटनीतिक बिसात नहीं बिछाई थी बल्कि एक आर्थिक और भू रणनीतिक नेटवर्क तैयार किया था जो सीधे पीओके के रास्ते काबुल से जुड़ने वाला था। वाखान कॉरिडोर पर भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक जॉइंट सर्वे टीम बनाई जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट आर्यव्रत लिंक। यह नाम प्रतीक था उस प्राचीन सांस्कृतिक संबंध का जो सदियों से भारत और अफगानिस्तान के बीच मौजूद रहा है। चीन को जब इसकी भनक लगी तो बीजिंग में खलबली मच गई। चीन के रणनीतिक विशेषज्ञों ने शी जिनपिंग को रिपोर्ट दी कि अगर भारत इस कॉरिडोर पर कूटनीतिक रूप से सक्रिय हो गया तो सीपीईसी की पूरी नींव हिल जाएगी, क्योंकि इस इलाके की हर रूट मैपिंग अब भारत और अफगानिस्तान के दावे के अधीन मानी जाएगी। यह वही समय था जब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि पीओके में मानवाधिकारों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के पीछे भारत की कूटनीति का ही मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के कई देशों से यह समर्थन जुटा लिया था कि पीओके में पाकिस्तान के कब्जे को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। यह समर्थन यूं ही नहीं आया था बल्कि पिछले 2 वर्षों में भारत ने इन देशों में सॉफ्ट पावर और विकास सहयोग के जरिए एक ऐसा भरोसा पैदा किया था कि अब ये देश खुलकर भारत के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे थे। जयशंकर का दूसरा बड़ा दांव था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस विशेष सत्र की मांग करना जिसमें भारत ने कहा कि अब समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पीओके के भविष्य पर विचार करना चाहिए। पाकिस्तान बौखला गया। उसके विदेश मंत्री ने रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत पर झूठे आरोप लगाए कि भारत उसकी सीमाओं में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन इस बार दुनिया ने पाकिस्तान की एक न सुनी, क्योंकि अब तालिबान सरकार भी खुलकर कह चुकी थी कि पाकिस्तान अफगान सीमा पर हमले कर रहा है और अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। यानी पाकिस्तान अब अकेला पड़ चुका था। भारत ने तालिबान के साथ बैठकों में यह सुनिश्चित किया कि वाखान कॉरिडोर को शांति और व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि किसी सैन्य गतिविधि के लिए। यह वही लाइन थी जिसने रूस और ईरान दोनों को भारत के साथ ला खड़ा किया। रूस को लगा कि भारत के जरिए उसे अफगानिस्तान